Hello everyone, welcome to Career Achievers, a family for learning. इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टोन एज के तीन कैटेगरी पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज को जान लिया था और स्टोन एज के इंट्रोडक्शन को भी जान लिया था। देन हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज को विस्तार से पढ़ लिया था। अब हम इस लेक्चर के अंदर नियोलिथिक एज को पढ़ेंगे। आदि मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए और मानव के विकास का ये जो क्रमबद्ध चरण था, उसमें हम लोग एक अंतिम चरण जो नियोलिथिक एज है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट नियोलिथिक एज। In the context of world, the Neolithic period started from 9000 BCE, but its beginning in India is believed to be from 4000 BCE. अगर विश्व के संदर्भ में मतलब विश्व स्तरीय संदर्भ में नियोलिथिक एज की हम बात करें तो इसका शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से के आरंभ होता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में अगर हम नियोलिथिक एज या नवपाषाण युग की बात करें तो ये लगभग मतलब 4000 बीसी के संदर्भ में, मतलब 4000 बीसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। The term Neolithic was first introduced by John Lubbock in his book Prehistoric Time. शब्द जो वर्ड है हमारा नियोलिथिक नवपाषाण, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जॉन लुबाक ने अपने किताब प्रीहिस्टोरिक टाइम में किया था। द नियोलिथिक एज वाज बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये जो एज था वो भोजन के उत्पाद का एक शुरुआत कह सकते हैं। यहाँ से हमें भोजन के शुरुआत होने के प्रमाण मिलते हैं। स्टार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ से हम मानव ने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन सीखा था, कृषि करना और पशुओं को पालतू बनाना सीखा था। और इसी एज के अंदर व्हील का इन्वेंशन यानी पहिए का आविष्कार भी हुआ था, जिससे मानव के जीवन में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मानव ने पशुपालन करना सीखा तथा पहियों का आविष्कार कर लिया और इन दोनों का कृषि में उपयोग करना सीखा, जिससे मानव के जीवन में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। और इस एज के अंदर हम देखते हैं कि इनकी कम्युनिटी लाइफ जो थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। इनमें बस्तियों का मतलब विकास भी देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट और चेंजेस इन कल्टिक एंड बिलीफ सिस्टम, और इनकी धार्मिक आस्था और विश्वास के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम यहाँ प्रिसाइटली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। Neolithic, also called New Stone Age, final stage of cultural evolution of technological development among prehistoric human, यानी जो शुरुआती मानव थे उनके जो कल्चरल डेवलपमेंट थे उसको हम लोग नियोलिथिक एज के अंदर पढ़ते हैं। द नियोलिथिक फॉलोड द पैलियोलिथिक पीरियड और एज ऑफ चिप्ड स्टोन टूल्स एंड प्रेडिकेटेड द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज यानी कांस्य युग से पहले का जो एज था और उससे पहले जो चिकने पत्थरों के औजार थे, इनके बीच का जो एक ग्रेजुअल चेंजेस था, उस पीरियड को हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। और रियली पीरियड ऑफ मेटल टूल्स, और जो स्टोन टूल्स थे वो मेटल टूल्स में चेंज हुए। इनके चेंजेस के प्रोसेस को हम लोग ये नियोलिथिक एज कहते हैं। दरअसल इतिहास ही परिवर्तन का है। मानव की क्रियाकलापों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही इतिहास है। और आगे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे स्टोन टूल्स के बारे में। जो नियोलिथिक एज के ह्यूमन हुआ करते थे उनके स्टोन टूल्स के बारे में जानते हैं कि इनके टूल्स हुआ कैसे करते थे।
तो स्टोन टूल्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड टूल्स द पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक, जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे उसका मतलब विकास हमें मिसोलिथिक एज में ही देखने को मिलता है, इसीलिए मिसोलिथिक एज को हम लोग माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता दिया था जब हम मिसोलिथिक एज पढ़ रहे थे। तो इस एज के अंदर माइक्रोलिथिक मतलब ब्लेड्स का भी और हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और इस एज में मतलब जो उनके टूल्स थे उसमें काफ़ी चेंजेस ये आते हैं कि वो काफ़ी पॉलिश्ड हो जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। इससे पहले जो खुरदरे टूल्स बनाना उन्होंने सीखा था उसको इन्होंने डेवलप करके एक काफ़ी चिकना बनाना सीख लिया था और ये काफ़ी शार्प हो गए थे और टूल्स का इस्तेमाल ये वेपन्स के रूप में भी करते थे। द पीपल प्राइमरी यूज्ड एक्सेस एज वेपन, शुरुआती में जो मानव थे वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल वेपन्स के रूप में, हथियार के रूप में करते थे। द पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक ब्लेड्स एंड एडिशन टूल्स, वो मतलब ब्लेड का इस्तेमाल करते थे और भी टूल्स का इस्तेमाल करते, मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन, वो चिकने पत्थर से बनाए जाते थे, एज वेल एज बोन्स, और कहीं कहीं से हमें बोन के भी स्टोन टूल्स, जैसे बिहार का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, नियोलिथिक साइट है चिरांद, जहाँ से हमें बोन के टूल्स बनाने के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा एक्सेस एड चिजेल एंड क्लेट्स और हैमर्स भी हमें उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। The Neolithic or New Stone Age denotes to age of human culture following the Paleolithic and Mesolithic periods, and is characterized by the use of polished stone emplacement, development of permanent developing cultural advance such as pottery making and domestication of animal and plants, the कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन। जब ह्यूमन का जो मतलब नियोलिथिक एज है वो मतलब पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक का जो मतलब ग्रेजुअल चेंजेस था उसको ये एज डिफाइन करता है। इस एज के अंदर उनके जो मैंने पहले भी बता दिया है कि उनके जो टूल्स थे उसमें काफ़ी चेंजेज ये हुआ कि वो वेल पॉलिश्ड हो गए और उसके बाद इन्होंने उस हथियार की मदद से मतलब अपने आसपास के पेड़ों को काट कर कृषि योग्य भूमि का मतलब विस्तार कर लिया और इन्हें मतलब शिकार करने में भी काफ़ी मदद मिलने लगी और यहाँ से इनके टूल्स जो है वो काफ़ी उन्नत हो गए और इसके बाद ये मतलब टूल्स की मदद से खेती और पशुपालन में भी इनको काफ़ी मदद मिली। यहाँ हमने ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश की है कि पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के टूल्स में क्या मतलब अंतर था। यहाँ आप ग्राफिक में स्पष्ट देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो काफ़ी खुरदरे थे और उनके शेप साइज भी मतलब इमेजिनेशन के लायक नहीं था, लेकिन नियोलिथिक एज के अंदर ये धीरे धीरे काफ़ी इसमें चेंजेज आते हैं। नाउ हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट ऑफ नियोलिथिक स्टोन टूल्स, जिसमें स्क्रैपर्स का सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्क्रैपर्स आर वन ऑफ द ओरिजिनल स्टोन टूल्स फाउंड एवरीवेयर पीपल सेटल्ड लॉन्ग बिफोर नियोलिथिक एज बिगेन, मतलब स्क्रैपर्स यानी बहाली जो थे वो उस समय की एक इम्पोर्टेंट मतलब टूल्स के रूप में एज वेल एज वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और ये इसका एविडेंस हमें हर जगह से मिला है जहाँ जहाँ प्री हिस्टोरिक मानव ने अपना सेटलमेंट बनाया वहाँ से हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड करके निकाला गया है। और उसके बाद ब्लेड्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता था और एरो एंड स्प्रेयर्स स्प्रेड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था और तीर और धनुष और भाले जो थे वो इस एज के मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट वेपन्स और टूल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। ये तब तक मतलब बारूद के आविष्कार से पहले ये मैंने पहले भी बताया मिसोलिथिक एज में कि बारूद के आविष्कार से पहले भाले और तीर जो थे वो इम्पोर्टेंट टूल्स और वेपन्स दोनों के इस्तेमाल में लाए जाते थे और ये तब तक इनका इम्पोर्टेंस बना रहा जब तक कि बारूद का आविष्कार होने के बाद इसका उपयोग करना लोगों ने सीख नहीं लिया। देन एक्सेस एड्ज और हैमर एंड चीजेल, हैमर और चीजल की मदद से भी मतलब
ह्यूमन के लाइफ में काफ़ी चेंजेज आए। इससे इन्होंने पत्थरों को तोड़कर और पेड़ों को काटकर एक्सेस की मदद से को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया और हैमर और चीजल की मदद से पहाड़ को काटकर गुफाएं बनाई, जिसमें इन्हें रहने में मदद मिली। और पेड़ों को काट कर इन्होंने अपने रहने के लिए झोपड़ियां भी बनाई, जिससे इनके मतलब सेटलमेंट का डेवलपमेंट हो पाया और एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने लैंड का मतलब विस्तार कर लिया, और जिससे इन्हें खेती और पशुपालन और इनके सेटलमेंट में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। नोट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट यूज्ड rectangular axes having a curved cutting edge. The southern part used axe with oval size and pointed, while polished stone axes with rectangular and shoulders, whose were used in the northeastern part. इसमें हम लोग यहाँ देखने को मिलता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहाँ हम लोग मतलब देखते हैं कि वहाँ के जो मानव थे वो रेक्टेंगुलर एक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यही बात अगर साउथ ईस्ट के अंदर देखें तो यहाँ के जो मानव थे वो पॉइंटेड, जो नुकीला एक्स यानी कुल्हाड़ी हुआ करते थे, उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मानव के जीवन का एक इम्पोर्टेंट मतलब घटना माना जा सकता है। The domestication of animal helped contribute to development of permanent settlement because some animals could help locate where there is food. The animal need food in order to survive, and so do human. So wherever the animal went to eat, they saw that they could eat the similar things. जानवरों के वर्चस्व ने अस्थायी वस्तुओं के विकास में योगदान दिया, क्योंकि कुछ जानवर यह पता लगाने में मदद कर सकते थे कि भोजन है, मतलब भोजन कहाँ पे है और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए वे मनुष्य जहाँ भी मतलब खाने के लिए गए, जहाँ भी जानवर खाने के लिए गए, मनुष्यों ने देखा कि ये वही भोजन करते हैं जो मतलब हम लोग खा रहे हैं और जो हमारे खाने के योग्य है। इस तरह से जानवरों ने भोजन को ढूंढने में मानव का मदद किया, और मानव ने डोमेस्टिकेशन करना सीखा, जिसमें सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते उन्हें शिकार करने में मदद करते थे। द पीपल ऑफ दिस एज डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड गोट्स। इस एज के जो पीपल थे वो मवेशियों को पालते थे, जैसे भेड़ और बकरियों को वो पालतू बनाते थे। मनुष्य ने ये जो डोमेस्टिकेशन था वो मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण खोज था। उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए जंगली बकरियों को केवल मारा जा सकता था। पहले वो समझते थे कि पहले केवल बकरियों को मारा जा सकता है, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी। ये बात उन्हें पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब वो ये बात समझ गए थे कि पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी, उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की जरूरत उन्हें नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु भी भेड़ और ढोर। ढोर एक प्रकार का जंगली बैल की प्रजाति का जानवर होता था, जिस ढोरों को मतलब पालतू बनाना उस समय के मानव के लिए बड़ा लाभ था, क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। नाउ हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे व्हील इन्वेंशन को, कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ और इससे मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और इसके बाद मानव का जीवन कैसा हो गया। The place and time of an invention of wheel remains unclear because the oldest hints do not guarantee the existence of real wheel transport or
आर डेटेड विद टू मच स्कैटर। पहिए के आविष्कार की जो मतलब एग्जैक्ट डेट, टाइम या फिर जगह है कि कहाँ आविष्कार हुआ, कब आविष्कार हुआ, किसने इसका आविष्कार किया, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो हम हमें मतलब पुराने एविडेंस मिले हैं, उससे ऐसा ज्ञात करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया है अब तक। और इस दिशा में और भी खोज जारी है। यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अर्ली व्हील्स वेयर सिंपल वुडन डिस्क, मतलब विद अ होल फॉर द एक्सेल। मतलब पुराने समय के जो पहिए हुआ करते थे वो लकड़ी के पहिए हुआ करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट व्हील्स वेयर मेड ऑफ हॉरिजेंटल स्लाइड्स ऑफ ट्री ट्रंक्स। ये पेड़ की तना का जो एक भाग गोलाकार काट देने से मतलब पहिए का रूप ले लेता था, उससे इन लोगों ने शुरुआत में पहिए का काम चलाना शुरू कर दिया। यह एक अत्यंत महत्व की खोज थी। चाक या पहिया मतलब पर कोई नहीं जानता था कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की, लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिया या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी सी चीज के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी सी चीज के लिए हो। आज हम लोग जानते हैं कि वायुयान, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन इनको भी उड़ने के लिए पहिए की जरूरत होती है। सो ये कहना जरूरत की बात नहीं होगी कि पहिए का क्या यूज है हमारे जीवन में। तो पहिए एक चक्र की आवश्यकता, मतलब पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, चाहे वह छोटी घड़ी के रूप में हो या बड़े वायुयान के रूप में या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज के लिए हो। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफी सुगम बना दिया। इसके बाद मतलब लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। अगर हम यहाँ उदाहरण के तौर पे देखें तो पहिए के प्रयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर जाता था। आपने ऐसा देखा होगा कि घुड़सवारी का एक मतलब वो था कि घोड़े से भी जाते थे, लेकिन घोड़े के आने का एविडेंस हमें पहिए के एविडेंस के बाद मिलता है। यहाँ हम लोग उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कि अब वो ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसे कोई पशु खींचता था। और गाड़ी बनाते हुए हमने यहाँ ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाया है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जो मतलब गाड़ी है इसका कैसे डेवलप हुआ। धीरे धीरे आप मतलब जो ग्रेजुअल चेंजेस थे उसके दौरान आज हम लोग यहाँ से वायुयान तक का सफर कर चुके हैं। या किसी मतलब ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा मतलब पहिए का इस्तेमाल चाक के प्रयोग ने भी मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योगदान दिया। चाक जो पहिए था उसकी मदद से वो मतलब आप लोग कारपेंटर के चाक को जरूर देखे होंगे, जिससे वो बर्तन मतलब बनाते हैं, मिट्टी के पॉटरीज बनाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से जो पॉटरीज आर्ट थे उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आया और वो एक इम्पोर्टेंट आर्ट के रूप में उभर कर सामने आया। और वो उस समय मानव की एक मतलब काफ़ी नीड, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वाली चीज़ थी पहिया। और नाउ हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे पोट्री ऑफ नियोलिथिक पीरियड, यानी जो नवपाषाण काल थी उस समय के पोट्रीज यानी बर्तन के बारे में। तो पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया था। और हम नियोलिथिक पीरियड के पोट्री की बात करें तो ये इससे पहले मानव जो थे वो मतलब अपने हाथ से बर्तन बनाया करते थे, लेकिन अब वो चाक की मदद से बर्तन बनाना, फुटव्हील की मदद से बर्तन बनाना सीख गए थे। तो पोट्री विद द
abundant of agriculture, people were required to store their food, grain, as well as to drink, cooking, arrange for drinking water. मतलब मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया और वो शिकारी से अब भोजन संग्राहक और भोजन उत्पादक तक का सफर तय कर लिया, तब उसे भोजन को रखने के लिए बर्तन की जरूरत महसूस होने लगी। तो उन लोगों ने बर्तन बना लिया। ये हमारा ग्रेजुअल चेंजेस था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वो बर्तन बनाने की शुरुआत करते कैसे हैं, और एक मतलब स्टोरी के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि संभवतः मानव ने मतलब इसके पहले के जो एविडेंसेज है उसमें मतलब लकड़ी के टोकरी बनाने के एविडेंस हमें मिले हैं, और उस टोकरी से मतलब टोकरी पे गीली मिट्टी से पॉलिश या प्लास्टर का लेप मतलब गीली मिट्टी का लेप चढ़ाने का भी एविडेंस हमें मिला है। तो टोकरी पे गीली मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। तो ऐसा संभव है कि कभी वो टोकरी आग में गिर गई होगी, जिससे उसमें के लकड़ी जल गए होंगे और मिट्टी पककर और मजबूत हो गए होंगे और वो एक बर्तन का रूप ले लिया होगा। तो यहाँ से मानव को बर्तन बनाने और उसे पकाने की प्रेरणा मिली होगी। इससे पहले मानव गड्ढे को मतलब खोदकर और उसमें मिट्टी से उसे मिट्टी के लेप चढ़ाकर उसमें अपने मतलब चीज़ों को भोजन को संग्रह करते थे, और उन्हें अब भोजन पानी के रखने की और खाना बनाने कुकिंग वो आग के आविष्कार हो जाने के बाद वे भोजन भी पकाकर खाने लगे थे। तो उन्हें भोजन पकाकर रखने और पकाने के लिए भी उन्हें बर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। तो इन लोगों ने बर्तन बना लिया और एंड ईटिंग बोथ, और खाने के लिए भी उन्होंने मतलब बर्तन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। That's why pottery first appeared in the Neolithic age. The pottery of the period was classified under agryware, black burnished ware and impressed ware. पोट्री जो थे वो नियोलिथिक एरा के अंदर ही उभर कर आते हैं। बाय द नियोलिथिक एज क्ले मॉडलिंग इन द फॉर्म ऑफ पोट्री हैड टेकन ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। मतलब जो पॉटरी थी वो क्ले मॉडलिंग का एक उन्नत रूप था इस एज के अंदर। दिस पोट्री वाज यूज टू religious ritual of cooking and for the bearing of water and food stuffs। मतलब भोजन और पानी को रखने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते थे। मैंने ये सब बात पहले भी बता दिया है। पोट्री कुड also be used when eating as in the creation of bows। पोट्री का इस्तेमाल वो मतलब भोजन को खाने के लिए भी करते थे। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ न्यूलिथिक एज हैंडमेड पोट्री वाज मेड बट लेदर ऑन द फुट व्हील्स वेयर यूज्ड टू मेक पोट्स। शुरुआत में मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत में मानव अपने पोट्रीज को हाथ की मदद से बनाते थे। बाद में पहिए के आविष्कार व्हील्स के इन्वेंशन के बाद उन्होंने फुट व्हील्स की मदद से चाक की मदद से अपने बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे बर्तन के मतलब आकार आकृति और उसकी क्वालिटी में काफ़ी परिवर्तन आ गया। देन हम लोग देखेंगे द अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक पोट्री आउट ऑफ क्ले। शुरुआत के जो मानव थे वो मतलब मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा था। दे वेयर इनिशियली मेड बाय मेकिंग अ होल। उसके बाद उसने उसमें छेद करना सीख लिया था ज़रूरत के हिसाब से। जैसे छेद कर उसमें रस्सी की सहायता से उन्हें टांगने की भी ज़रूरत महसूस हुई होगी, जिसे मतलब पालतू जानवरों से बिल्लियों से सुरक्षित रखने के लिए। इनटू अ बॉल, वो मिट्टी के बॉल में भी छेद करना सीख लिए थे ऑफ क्ले बाय मेकिंग अ लॉन्ग स्नैक विद द क्ले एंड कोलिंग इट अप टू मेक पोट्री। और मिट्टी के गोल जो थे बॉल्स की मदद से वो उसमें मतलब होल करके भी बर्तन बनाते थे।
दे वेर देन बैक्ड इन फायर। उसके बाद वो आग की तरफ वापस लौटे और द पोट्रीज वेयर हेल्प देम टू मेक पोट्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स, और आग में उसे पकाकर उसे मतलब उन्नत किस्म के आकार और आकृति देना शुरू कर दिए। इस तरह से पोट्रीज के आर्ट के कारण मानव के मतलब जीवन में काफी परिवर्तन आए, और उसके बाद उन्होंने पोट्रीज पे पॉलिश करना भी सीख लिया। और ये हमें बहुत सारे मतलब पोट्रीज है जिसके मतलब पॉलिश्ड होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें बुर्ज होम से मतलब मिले जो पोट्रीज के एविडेंस है उस पे एक विशेष प्रकार की पॉलिश किए गए हैं। जो मतलब बुर्ज होम से जो मतलब मानव थे वो वहाँ के रुखड़े और धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। और यह बड़ी रोचक बात है कि यहाँ के कब्र में पालतू कुत्ते को भी अपने मालिकों के शौक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसके बारे में हम जब हम साइट के बारे में पढ़ेंगे तो इसी वीडियो के अंदर तो डिस्कस करेंगे। नाउ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। ही मेजर क्रॉप्स ग्रोन वेयर रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ली। मतलब इस पीरियड के जो मानव थे वो इस पीरियड के अंदर रागी, चना, कॉटन यानी रुई, कपास की खेती के एविडेंस तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं, लेकिन ये उस समय मतलब राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, बार्ली यानी जौ की खेती भी करना शुरू कर दिए थे। दे राइज्ड इन पिट्स नियर लेक साइड। मतलब ये खेती के लिए मतलब झीलों और नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया। एंड हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी, और वे अपने मतलब भोजन के लिए शिकार करना और मछली मारने के लिए वे नदी के किनारे रहने लगे और या झील के किनारे रहने लगे, जहाँ से इन्हें मतलब ये इन्होंने देखा कि केवल बीजों को बोना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें मतलब पौधों को मतलब देखभाल करना भी होता है। इन्हें ये बात अब मालूम हो गई थी। तो पौधे की सिंचाई के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती थी, तो जल के लिए ये मतलब झील और नदी के किनारे रहना शुरू कर देते हैं। कृषि के विकास को हम लोग मतलब विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोगों ने पहले भी मतलब पढ़ लिया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टार्टेड कल्टीवेटिंग बार्ली एंड पैडी अलोंग विद व्हीट। इस पीरियड के जो मानव थे वो जौ, धान के साथ साथ गेहूं की भी खेती करना शुरू कर देते हैं। एविडेंस ऑफ मतलब फार्मिंग इन नियोलिथिक पीरियड, मतलब नियोलिथिक पीरियड की बात हम करें तो, लेकिन इससे पहले भी भारत में कृषि का विकास प्राचीन काल से ही रहा है। कृषि वो ऐसा ऐसा कार्य था, वह कार्य था जिसे मानव ने अपने अनुभवों के विस्तार के साथ सीखा था। आदिम मनुष्य कंदमूल, फल खाता था तथा शिकार करके मांस एवं खालें प्राप्त करता था। फिर मनुष्य ने बीजों को भूमि में गिरते देखा होगा तथा अनुकूल वातावरण में अंकुरित होते देखा होगा, जिससे उसे खाने योग्य वनस्पति उगाने की प्रेरणा मिली होगी। समय के साथ उसने पहिया बनाना सीखा। मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने पहिया बनाना सीखा और उसका इस्तेमाल किया। और पशुपालन करना सीखा, इसके बारे में भी, डोमेस्टिकेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो व्हील इन्वेंशन और डोमेस्टिकेशन के बाद उन्होंने इन दोनों का कृषि में उपयोग करना सीखा, और इस प्रकार कृषि मानव सभ्यता में उदर पोषण का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। इससे पहले मिसिलोथिक एज में वो फूड कलेक्टर, भोजन संग्राहक के रूप में उभर कर आया था, जो आसपास के पौधे से हमें प्राप्त खाने योग्य वस्तुओं का वो संग्रह करता था। लेकिन अब वो पेड़ों को मतलब पौधों को की खेती करना सीख गया था। और मतलब इस प्रकार कृषि का मानव सभ्य कृषि जो था वो एग्रीकल्चर, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर उदर पोषण यानी पेट पालने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। कृषि का पहला स्पष्ट जो एविडेंस है वो हमें सिंध तथा बलूचिस्तान की सीमा पर बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान से मिलता है।
और इसके बाद एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखने को मिलता है, और यहाँ एग्रीकल्चर का वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप रूप हमें देखने को मिलता है, जो हम इंडस वैली पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। एविडेंस ऑफ फार्मिंग न्यूलिथिक पीरियड हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑफ प्लेस कॉल्ड मेहरगढ़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो कृषि का जो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका हम लोगों को मतलब उदाहरण मेहरगढ़ के मतलब प्रथम और द्वितीय दोनों चरण से प्राप्त हुआ है। और पूरा पाषाण काल में मानव पूर्ण रूपेण आहार संचयन पर निर्भर था। वो भोजन आसपास के पौधे से भोजन इकट्ठा करता था और इसका संग्रह करता था। मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है, जिसके प्रमाण हमें मध्य पाषाण काल के जो एक मिसोलिथिक साइट है उसका चौपानी मांडो इलाहाबाद के अंदर, वहाँ से बागोर मध्य प्रदेश के और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा आदमगढ़ जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें इसका आहार संचयन के साथ साथ डोमेस्टिकेशन के भी प्रमाण मिलते हैं। मानव जब नियोलिथिक एज में प्रवेश करता है तब कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। और एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन एज वेल एज वाइल्ड मतलब यहाँ से हमें धान की जो मतलब स्पेसिफिक जो एक वेराइटी होती है बात करें तो मतलब इस काल में मानव सर्वप्रथम गेहूं के साथ साथ जौ और धान की खेती करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके प्रमाण हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नामक पुरा स्थल से के प्रथम एवं द्वितीय चरण से प्राप्त हुआ है। और भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित एक लहुरा देवा नाम का जो मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ से हमें धान की खेती के एविडेंस मिले हैं। लहुरा देवा इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया विच डेट्स बैक टू अराउंड 7000 BC। यहाँ से हमें धान की एक जंगली वेराइटी यानी प्रजाति के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व जाती है। इसके अतिरिक्त कोल्डिवा मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस evidence of agriculture has been obtained in the Neolithic period from ancient site like कोल्डिवा, झूसी, चिरांद etc। हम बात करें एविडेंस की तो मतलब लहुरा देवा के अलावा भी जो कोल्डिवा, झूसी और चिरांद जैसे साइट हैं जहाँ से हमें नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर के जो एविडेंस है वो मिलते हैं। तो इस काल में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुई और कैसे मानव फूड कलेक्टर से मतलब भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादन करता बन गया। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट को, बस्तियों के विकास को, कि कैसे मानव ने अपना जीवन मतलब घुमंतु से एक अस्थाई जीवन शुरू कर लिया था। Neolithic people had common right over property. They led a settled life. Neolithic एज के जो लोग थे उनका जमीन पे कोई मालिकाना हक नहीं था, वो जहाँ चाहे वो बस सकते थे, वहाँ सेटल हो सकते थे। The oldest Neolithic settlement in the Indian subcontinent was Mehergarh, which is located in Baluchistan provinces of Pakistan। मतलब पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान प्रांत है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मतलब पुराने सेटलमेंट का एविडेंस मिलता है, जो द नेम ऑफ विच साइट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें इसका मतलब प्रमाण मिलता है। द नियोलिथिक पीपल लिव्ड इन मड हाउसेज। जो नियोलिथिक लोग थे वो इस समय के लोग मतलब मिट्टी के बने घर में रहा करते थे, मेड ऑफ वुडन पिलर्स एंड ग्रास थैच। इस समय के लोगों को मतलब का जो घर था वो मूलतः मिट्टी का बना होता है, लेकिन हमें लकड़ी के पिलर पे घास फूस के रूफ की भी घर बनाए जाने के एविडेंस मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं। विद्वानों का मत है कि जब मानव ने कृषि के आविष्कार को पूरी तरह अपना लिया तभी से नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज का प्रारंभ हुआ। इस युग में जीवन इतना अधिक बदल गया था कि युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है।
जब उसने कृषि करना प्रारंभ किया तो उसे तुरंत पता चल गया कि केवल बीज बोना पर्याप्त नहीं है, बढ़ते हुए पौधे की देखभाल करना भी आवश्यक है। मैंने पहले ये बात बता दिया है आपको। और मनुष्य को अब यह आवश्यकता भी नहीं रह गई थी कि वह उन स्थानों की खोज करे और वहाँ जाए जहाँ शिकार के लिए पशु बहुतायत में मिल सके। वो ऑलरेडी डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कर चुका था, पशुओं को पालने लगा था और जिसे जब चाहे वो मार सकता था, मारकर अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर सकता था। तो उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अस्थाई अपना बस्ती का विकास कर लिया। इस प्रकार कृषि के द्वारा व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ। लोगों ने मिट्टी के घरों तथा लकड़ी के खेतों और घास फूस के छप्पर से बने मकानों में रहना आरंभ कर दिया। बस्तियां आमतौर से उनके खेतों के नज़दीक होती थी। बाद में ये बस्तियां विकसित होकर गांव बन गई और इन्हीं में से कुछ ऐसे छोटे आरक्षित नगर बसा दिए गए। व्यवस्थित जीवन के फलस्वरूप ही संगठित सामाजिक जीवन का विकास हुआ। और मतलब नियोलिथिक एज के की जो सिविलाइजेशन थी, जो संस्कृति थी, जो एशिया से प्रारंभ हुई थी, काफ़ी बाद में यूरोप में फैल गई। स्विट्जरलैंड की झीलों के पास बने हुए, जो आपने इससे पहले मैंने नियोलिथिक एज के मतलब व्हाट इज़ नियोलिथिक एज आपको जब समझाया था, तब हमने एक फिगर दिखाया था आपको। वो मतलब तो वही जो नियोलिथिक वो उस समय की बस्तियां है, उसे अभी मतलब सुरक्षित रखा गया है एक मॉडल के रूप में। झील के पास जो बने मकान के मतलब अध्ययन है, उसके स्टडी के बाद हमें यूरोप की सांस्कृतिक विकास के बारे में बहुत ही कुछ पता चला है। इन झीलों के तट पर मतलब पानी के निकट मकान बनाए जाते थे और जब पानी की सतह ऊंची हो जाती थी तब इन मकानों को चबूतरे पर ऊंचा उठा दिया जाता था। इन मकानों के अवशेष को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। ये अवशेष उनके निवासियों के जीवन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और मानव यहाँ से मिलजुल कर रहने और इनके गांव और नगर के विकास की प्रक्रिया जो थी, यहाँ से शुरुआत हो गई थी और इनके जीवन स्तर में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। जो मानव कभी शिकारी हुआ करते थे और गुफाओं एवं कंदराओं में रहा करते थे, वो अब अपना घर बनाकर परिवार बसाना शुरू कर दिए थे। एक गांव और मोहल्ले की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी और शहर का भी विकास यहाँ से मतलब होने ही वाला है। इससे कुछ ही समय बाद अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ शहर का विकास हो चुका था। तो यहाँ कुछ बहुत हद तक मानव के जीवन में मतलब इस एज के अंदर सुधार हो चुका था। नाउ हम लोग बात करेंगे बिगनिंग ऑफ कटिंग एंड वेविंग आर्ट के बारे में, कि इस एज के अंदर कताई और बुनाई की भी जो आर्ट थी वो भी उभर कर सामने आई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंस्टेड ऑफ स्किन मेड ऑफ स्किन एंड लीव्स, ह्यूमन स्टार्टेड वियरिंग ट्री barks एंड दियर क्लॉथेज। इस समय इस एज के अंदर जो लोग थे, इससे पहले जो मतलब पेड़ की छाले और जो पत्तों के बने घाघरे पहनते थे, उसे छोड़कर इस पीरियड के मानव मतलब अपने वस्त्र को पेड़ों की खाल से बनाना मतलब बुनना शुरू कर दिया था इस एज के अंदर। हम लोग यहाँ मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी एशिया में नवपाषाण काल, जो नियोलिथिक एज के हमें सबसे प्राचीन गांव के अवशेष मिले हैं, उसमें से हमें कपड़ा उद्योग के आरंभ की कहानी मालूम होती है। इस काल में खाल और पत्तों के बने घाघरों के स्थान पर मनुष्य सन, रुई और ऊन के बने हुए कपड़े पहनने लगे और यहाँ से बुने हुए मतलब वस्त्र का शुरुआत हो जाता है, जो इंडस वैली पीरियड के समय आते आते काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और इसके बाद हमें मतलब कपास की खेती का भी एविडेंस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलने लगता है। तो अब हम लोग बात करेंगे चेंजेज इन कल्टिक एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में, कि इस एज के समय लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास क्या थी। द मैन ऑफ दिस पीरियड बिलीव दैट द सन, मून, स्टार एंड द अदर पावर ऑफ द अर्थ possessed some extraordinary power. So human of that period try to place them
बाय वर्शिप देम। इस काल के मनुष्य का विश्वास था कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और धरती की अन्य शक्तियां कुछ असाधारण सामर्थ्य रखती है। इसलिए उस काल का जो मानव था वो उसकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता था। और बात जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। हर रोज सूरज क्यों निकलता है और शाम को क्यों डूब जाता है, ये कुछ लोगों के मतलब आज भी एक पहेली के ही रूप में है, लेकिन लोगों ने आज जान लिया है कि ये अर्थ के मूवमेंट के कारण होता है। लेकिन उस समय के मानव के लिए तो ये एक पहेली था कि हर रोज सूरज क्यों निकलता है और शाम को क्यों डूबता है। नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल ही ऋतुएं बराबर आती जाती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनके उत्तर मतलब सुझाए। आकाश का देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। ऐसी मतलब धरती की ऐसी उनकी कल्पना थी और धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। और कुछ लोगों की मान्यता ऐसी भी थी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो मर जाने के बाद जिन्हें वे कब्र में दफना दिया करते हैं, वे मतलब कब्र के अंदर से, धरती के अंदर से उनके द्वारा लगाए गए पौधों को मतलब अनाज उपजाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनसे उन्हें आवाज मतलब अनाज मिलता है। इस तरह से वो अपने उनकी आस्था अपने पूर्वजों में भी मतलब हो गई और ये भी काफी मतलब मजबूत आस्था के रूप में उभर कर सामने आई। तो यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी और इनके एविडेंस बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट के एक्सकेवेशन में मिले हैं। और सर्वत मतलब इस प्रकार कुछ जो कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान में लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का जो एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। इस तरीके से इनकी धार्मिक आस्था जो थी एक मतलब परंपरा के रूप ले लिया। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसे उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मणके तथा अन्य ऐसी चीजें भी समाधि में रख दी जाती थी जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उनकी यात्रा में जरूरी समझते थे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं कि बरियल्स के अंदर से एक्सकेवेशन में हमें उनके मतलब डेली यूज के मटेरियल्स थे वो मतलब रखे हुए मिले हैं। और कुछ जगह से तो उनके प्रिय पशु और पालतू पशु भी मतलब कुत्ते और बकरियों के बच्चे का भी एविडेंस मिला है जो उनको उनको प्रिय थी, उनको उनके मतलब बड़े कब्र में रख दिया जाता था उनके साथ। और यही परंपरा आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलती है कि उस समय भी तक ये परंपरा मतलब चलती रही और ये एक मतलब धार्मिक आस्था के रूप में विकसित हो गई। नाउ हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे इम्पोर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक एज के बारे में कि विच आर इम्पोर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक एज। हम यहाँ केवल इंडिया के साइट के बारे में ही चर्चा करेंगे। नाउ जो साइट है नियोलिथिक साइट, उसमें से इंडिया के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ जो साइट है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से कोच्चि के मैदान में प्रवाहित होने वाली जो बोलन नदी है उसके तट पर स्थित है। कोच्चि के मैदान को मतलब रोटी की कटोरी कहा जाता है। और यहीं से हमें मतलब मेहरगढ़ जो साइट है वो उसका एविडेंस मिलता है। मतलब इसे 1975 में जे फ्रासोया जो थे वो जिस फ्रासोया जैरिन जिनका नाम था, उन्होंने इस साइट का मतलब एक्सकेवेशन किया था तथा एक कैथरीन जैरिज के निर्देशन में इसका एक्सकेवेशन किया गया था। और यहाँ की विशेषता ये थी कि ये मतलब नियोलिथिक एज एवं हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों के सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण मतलब साइट है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती जो थी वो सबसे पुरानी बस्तियां जो थी वो मेहरगढ़ से ही हमें मिली है। मेहरगढ़ से इतने विविध साक्ष्य मिले हैं कि इसको एक विशेष प्राचीन स्थल माना जाता है। यहाँ की कृषि यानी यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो गेहूं, जौ और अंगूर एवं कपास उगाने की जो मतलब एविडेंस है और यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिए का प्रयोग जो फसल काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, उस हंसिए का भी मतलब यहाँ से एविडेंस मिला है जो काफी ओल्डेस्ट है और ये न्यूलिथिक एज का है। वो हमें मेहरगढ़ से ही मिला है। और पहली बार हमें जो कारपेंटर जो होते हैं, सॉरी ये कुम्हार जो होते हैं, उसके हम लोग कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी का बर्तन हमें मेहरगढ़ से ही सबसे पहली बार मिला है। और भैंस को पाले जाने और मतलब बुफैलो डोमेस्टिकेशन का एविडेंस भी हमें सबसे पहले मेहरगढ़ से ही मिला है। और यहाँ जो थे वो सिगार के आकार की ईंट के एविडेंस भी मिले हैं यहाँ से। और सेलखड़ी के मनकों से निर्मित हार एवं कंगन, हाथी दांत तथा मिट्टी के मतलब प्रगलन पात्र का भी एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं। और चीनी मिट्टी की मूर्ति भी बनाने के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ काफी इम्पोर्टेंट साइट के रूप में माना जाता है। और ये 200 हेक्टेयर में फैला एक मतलब प्राचीन बस्ती का ओल्ड सेटलमेंट का एविडेंस है। और यहाँ से हमें हस्त निर्मित विस्तृत केश सज्जा वाली स्त्री मूर्ति का एक एविडेंस मिला है जिसके हाथ से चोटी बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो हमें मतलब अपने केस को भी बनाया करते थे। ये एक उस समय का विशेष आर्ट के रूप में रहा होगा। और बात करें हम नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट साइट की, तो ये नेक्स्ट साइट है बुर्ज होम। बुर्ज होम एक साइट है जिसे डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में खोजा था। और इसका सुनियोजित जो एक्सकेवेशन था, उत्खनन था, वो टीएन खजांची ने 1953 से 1964 के बीच में किया था। और ये मतलब कश्मीर में खोजा गया जो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुफकराल की। गुफकराल भी एक न्यूलिथिक साइट है जो मतलब कश्मीर के अंदर ही है और इसकी डेटिंग लगभग 2000 बीसी तक जाती है। और इसका एक्सकेवेशन 1962 में मतलब किया गया था। और यहाँ 1981 में इसका जो एक्सकेवेशन था वो AK शर्मा ने करवाया था। और गुफकराल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है कुम्हार की गुहा होता है। यहाँ से तांबे की एक कुंडलित शीर्ष वाली हेयर पिन मिली है। ऐसी ही पिन प्रमुख हड़प्पाई स्थल चंदहुदरो से भी मिली है। गुफकराल के 2 कक्षीय आवासीय गड्ढे की भी प्राप्ति हुई है। और
गड्ढा का में रहने में कुछ लोग, कुछ बुक में ऐसा देखने को मिलता है कि नियोलिथिक एज के लोग गड्ढे में रहते थे। तो इसका एविडेंस हमें गुफकराल से ही मिलता है। यहाँ उस समय के लोग मतलब जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें अपन रहने का काम शुरू किया था, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपना विकास करके झोपड़ी बनाया और मतलब रहना शुरू कर दिया, मिट्टी के भी घर बनाए। लेकिन इससे पहले वो मतलब गड्ढे में भी रहने का एविडेंस यहाँ से मिलता है। और यहाँ से हमें हड्डी की सुइयों के प्रकट मतलब प्रकट होता है कि लोग वस्त्र का मतलब हड्डी की जो सुई थी यहाँ से मिले हैं। और इससे ये बात पता चलता है हम लोगों की कि इस समय के लोग वस्त्र की बुनाई भी सीख लिए थे और ये वस्त्र का भी इस्तेमाल करते रहे होंगे। और यहाँ से पॉलिशदार पत्थर के जो टूल्स थे वो मिले हैं, और यहाँ ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जिन्हें सील बट्टे कहा जाता है, उससे अनाज पीसने का भी एविडेंस यहाँ से मिला है। और पीपल के मतलब सॉरी दरी की छाप वाले जो हस्तनिर्मित पोट्रीज थे, मृद भांड कहे, तो यहाँ से मिले हैं। और पत्थर की चक्की के 2 छेदों वाला इंसिया, तकली हड्डी एवं श्रृंगार निर्मित जो तिराग एवं छिद्र वाली सुई, यहाँ से मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ जैसे यहाँ से एविडेंस हमें मिले हैं। नेक्स्ट साइट हम देखते हैं कोल्डिवा। कोल्डिवा भी एक मतलब इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। यहाँ से हम लोगों को मतलब यूपीएससी के अंदर भी साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर इम्पोर्टेंट साइट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में देवघाट के निकट बेलन नदी के किनारे बाएं तट पर कोल्डिवा स्थित है, और इसे बीबी मिश्रा द्वारा 1964 में खोजा गया था। और इसका एक्सकेवेशन जीआर शर्मा के निर्देशन में 1972 से 73 में बीबी मिश्र तथा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और यहाँ की विशेषता ये है कि कोल्डिवा के एक्सकेवेशन से विंध्य क्षेत्र के जो नियोलिथिक एज के मतलब विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। और यह मतलब नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल एवं ऐतिहासिक युग के से संबद्ध स्थल है। और धान की खेती किए जाने के एविडेंस यहाँ से मतलब पता होता है, हम लोग को मालूम चलता है। और यहाँ ही हम लोगों को एक महागड्ढा जिसको कहते हैं वो मिला था, जिसमें मतलब 1975 से 76 में इसकी खोज हुई थी, जिसमें मानव के गड्ढे में रहने का जो प्रमाण है वो कोल्डिवा से भी हमें मिलता है। और यहाँ से पशुओं का आयताकार बाड़ा, यानी जैसे घोड़े और गाय के रहने के लिए आज के जो अंदर हम लोग बनाते हैं फार्म, वैसा यहाँ से अस्तबल जैसा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और जिसमें 3 द्वार वाला गौशाला का भी एविडेंस यहाँ से हमें मिलता है। और झरवेर की गुच्छियाँ भी हमें यहाँ से 20 या 28 गोलाकार झोपड़ियाँ भी यहाँ से हमें मिली है। और नेक्स्ट एक साइट है चोपानी मांडो। यहाँ से गुड़ा पाषाण काल मतलब पूरा मतलब सॉरी पैलियोलिथिक एज और मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, चोपानी मांडो से हमें तीनों एज के एविडेंस देखने को मिलते हैं। और मध्य गंगा घाटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राप्ती तथा आमी नदियों के संगम पर सहगौरा स्थित एक साइट है, जहां से हमें 6 संस्कृति कालों का साक्ष्य मिलता है। और मध्य गंगा घाटी स्थित बिहार के चिरांद, सेनवार, मनेर और ताराडीह, छेछर, कुतुबपुर और जो थे वो इम्पोर्टेंट मतलब फेमस नियोलिथिक साइट है। यहाँ से हम एक साइट है बिहार के अंदर चिरांद, जिसकी डेटिंग लगभग 2000 बीसी जाती है। यहाँ से हमें मतलब बोन्स टूल्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। और अदर इम्पोर्टेंट साइट भी हमें मतलब साउथ इंडिया से भी देखने को मिलता है। और हम बात इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ आज आपका स्टोन एज के अंदर पैलियोलिथिक एज और पहले पढ़ चुके थे, मिसोलिथिक एज भी पहले पढ़ चुके थे, और आज नियोलिथिक एज ख़त्म हुआ। यहाँ हमारा स्टोन एज ख़त्म होता है।
और जो मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था से मतलब काफी आगे बढ़ गया था। जब मनुष्य खाना बदोश था और हर रोज भोजन जुटाता था, तब उसके पास रहने के लिए अस्थाई जगह थी और वह अपने गांव में काफी सुरक्षित था। ये बात हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर देखा। और वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था और चीजें बनाने के नए तरीके खोज रहा था। ये बात भी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सीखा। और ऐसे तरीके जो उनके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे, परंतु अभी भी उनके जीवन में एक चीज का अभाव था, जिसके कारण वह तेजी से उन्नति करने में असमर्थ था। वह लिखना नहीं जानता था। वह अपने बच्चे को यह तो सिखा सकता था कि कैसे फसलें उगाए जाएं, कैसे मतलब पशु कैसे पाले जाएं या बर्तन कैसे बनाए जाए, परंतु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। और बात हम आगे पढ़ेंगे इंडस वैली की, तो वहाँ हमें लिखने की के एविडेंस मिले हैं, जिसकी लिपि को हम लोग चित्रात्मक लिपि पिक्टोग्राफी कहते हैं, जिसे अब तक पढ़ा तो नहीं गया है, यानी डिसाइफर्ड अब तक नहीं हुई है, लेकिन लिखने का ज्ञान उन्हें था। लेकिन नियोलिथिक एज की बात करें तो अब तक मानव ने लिखना नहीं सीखा था, उन्होंने बोलना तो सीख लिया था। और हमें कई जगह से इनके मतलब जो मस्तिष्क थे उन पे मतलब शल्य चिकित्सा की जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि मानव ने इस समय मतलब मेडिकल के अंदर भी काफ़ी डेवलप कर लिया था, लेकिन इसके कोई रिटेन एविडेंस हमें इस एज के तो है नहीं जिससे हम लोग क्लियर पता लगा सकें। और यहाँ हम लोग इस एज के अंदर देखा कि मानव ने कैसे अपने जीवन में मतलब चेंजेज लाए, और कैसे शिकारी जो जीवन था उनका गुफा और कंदराओं में रहने वाले जीवन से कैसे वो मतलब अपने आप को भोजन संग्रहण करता और उत्पादन करता के रूप में बदल कर उभर कर सामने लाया। तो लेट्स बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। Bye again. Thank you again for watching this video.